13 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, यहाँ के हाजीबाल इलाके का रहने वाला एक युवक कुछ दूरी पर स्थित जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास पहुंचता है। वहां जो देखा उसकी आंखें खुली रह गईं। वह पलटा और तेजी से वापस चल पड़ा। एक घर में गया और वहां बैठे कुछ लोगों से बोला, हाईवे की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ तैनात है, तैयारी करो, काफिला आने वाला है। 20 साल के इस लड़के का नाम था शाकिर बशीर। अगले दिन 14 फरवरी की दोपहर में 3 बजे शाकिर अपने घर से एक नीली कार में निकलता है। ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक और युवक बैठा था, नाम था आदिल अहमद डार। कार ने झेलम नदी के एक छोटे से पुल को पार किया। आदिल लगातार कुरान की आयतें बुदबुदा रहा था। 3:10 पर कार एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे दिखने लगा था। शाकिर ने गाड़ी रोकी और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आदिल डार के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ की कलाई से अपनी घड़ी उतारी और शाकिर बशीर को देते हुए बोला, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई, जैकेट उठाकर चेक किया कि पिस्तौल अपनी जगह पर है। इसके बाद उसने शाकिर को वहीं छोड़कर श्रीनगर हाईवे पर गाड़ी दौड़ा दी। उसी दिन कुछ घंटे पहले सुबह सुबह जम्मू से सीआरपीएफ के जवानों का काफिला श्रीनगर के लिए निकला। ये जवान काफी समय से श्रीनगर जाने को थे, लेकिन बर्फबारी के चलते हाईवे बर्फ से ढक गया था। जब बर्फ हटी तो इन सभी को एक साथ श्रीनगर रवाना किया गया। उस दिन सीआरपीएफ का काफिला बाकी दिनों के मुकाबले काफी बड़ा था। बसों, ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों को मिलाकर कुल 78 वाहन थे। इनमें कुल सैनिक थे 2547। वैसे आतंकी खतरे को देखते हुए बख्तरबंद वाहनों से ही जवानों को कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा थी, इसलिए बसें और अन्य वाहन भी काफिले में शामिल किए गए थे। एक बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। शादी को महज 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे गुरु ने मोबाइल निकाला और पत्नी को फोन लगाया। फोन उठा नहीं, पत्नी कामकाज में व्यस्त थी। गुरु की बस काफिले में 5वें नंबर पर थी। इसी बस में 32 साल के हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे। सुखजिंदर ने बस में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। सुखजिंदर साल भर पहले ही एक बेटे के पिता बने थे। कुछ दिन पहले ही पंजाब के तरनतारन में अपने बेटे से मिलकर आए थे। उसके साथ लोहड़ी मनाई थी। उन्होंने सुबह ही जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलते समय अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था, शाम को फिर कॉल करूंगा। इसी बस में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कांस्टेबल प्रदीप कुमार भी थे। पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। 1 हफ्ते पहले ही वो घर से वापस लौटे थे। जम्मू से कश्मीर के लिए जाते समय घाटी की शुरुआत काजीगुंडा इलाके से होती है। काजीगुंडा के बाद से खतरे को देखते हुए सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे पर मौजूद रहती है। उस दिन भी मौजूद थी। ये पार्टी इस बात की जांच करती है कि सैनिकों के वाहनों पर हमले के लिए सड़क पर कहीं बम तो नहीं लगाया गया। ये पार्टी काफिले का रास्ता साफ करती हुई चलती है। काजीगुंडा पर कुछ देर को सीआरपीएफ का काफिला रुका तो 5वें नंबर की बस में ही बैठे तेलंगाना के हवलदार वासुदेव नीचे उतरे। अचानक काफिला चल दिया। उनकी बस आगे निकल गई, वो बैठ नहीं पाए। वासुदेव को पीछे आ रही काफिले की दूसरी बस में बैठना पड़ा। दोपहर 3 बजे वाहनों का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जिले से गुजर रहा था। श्रीनगर यहाँ से करीब आधे घंटे के रास्ते पर ही था। तभी अचानक काफिले के कुछ सिपाहियों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से काफिले की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल अहमद डार लेकर निकला था। कार अचानक से सीआरपीएफ के काफिले की 2 बसों के बीच आ गई। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल हाईवे पर तैनात थे। उन्हें समझते देर ना लगी कि कुछ गड़बड़ है। राइफल उठाई, लोड करते करते कार की ओर दौड़ पड़े। कुछ कर पाते तब तक कार का पिछला हिस्सा काफिले की 5वें नंबर की बस से टकरा चुका था। टकराते ही आदिल डार ने अपने कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग के नीचे लगे लाल स्विच को दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया। 5वें नंबर की बस के परखच्चे उड़ गए। कांस्टेबल गुरु, सुखजिंदर, प्रदीप सहित 39 सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। रोड ओपनिंग पार्टी के मोहनलाल भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। सीआरपीएफ के काफिले की 5वें नंबर की इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक शख्स ही ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ था, और वो था हवलदार वासुदेव। रास्ते में उतरने के चलते जिनकी बस छूट गई थी। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक की जांच कैसे हुई थी, पाकिस्तान का झूठ कैसे पकड़ा गया और कैसे जब इस जांच में कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था तब इसके असली मास्टरमाइंड का पता
कैसे चला, आज हम आपको ये सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। मशहूर पत्रकार और लेखक हैं राहुल पंडिता। पुलवामा अटैक पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, हाउ द पुलवामा अटैक वॉज क्रैक्ड। राहुल लिखते हैं कि इस हमले ने भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों को हिला दिया था। बीते 30 सालों में कश्मीर में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था, एक ऐसा हमला जिसमें शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। दूर लगे मोबाइल टावरों पर उनके अवशेष लटके हुए थे। बड़े बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इस हमले ने कश्मीर के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राकेश बलवाल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। राकेश मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी थे। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम उन्होंने किया था, इसलिए उन्हें जम्मू कश्मीर में NIA की कमान सौंप दी गई थी। राकेश बलवाल की टीम ने पुलवामा में घटना वाली जगह को छाना, हर तरह के सबूत इकट्ठा किए। हमले में इस्तेमाल हुई नीली कार की चेसिस और इंजन के टुकड़े मिले, पर इनसे कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी। आतंकियों ने चेसिस नंबर और इंजन नंबर सब कुछ मिटा दिया था, यानी कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। हमले के 4 दिन बाद 18 फरवरी 2019 को मारुति कंपनी से इंजीनियरों की एक टीम पुलवामा पहुंची। उन्होंने कार की क्रैंकशाफ्ट की जांच की, उसे खोला तो उसमें एक बैच नंबर मिला। उस नंबर से पता चला कि वो एक मारुति इको कार थी जो फैक्ट्री से 25 जनवरी 2011 को बनकर बाहर आई थी। उस दिन 7 इको कारें मारुति की फैक्ट्री से निकली थी, जिनमें से एक कश्मीर भेजी गई थी। डीलर के जरिए NIA के अधिकारी कार के मालिक तक पहुंचे। उसने बताया कि वो काफी पहले ही इसे बेच चुका था। जांच में आगे पता चला कि ये कार तो 6 बार बेची गई थी। अब एक एक कर कार के सभी मालिकों तक पहुंचा गया। तब पता लगा कि कार सबसे आखिर में सज्जाद भट्ट नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। सज्जाद के बारे में पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आया है, यानी जांच के आगे का रास्ता बंद हो गया। उधर पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। संगठन ने हमलावर आदिल अहमद डार का एक वीडियो भी जारी किया। इस दावे को लेकर भारत में कई अधिकारियों का मानना था कि हमला किसी पाकिस्तानी आतंकी ने किया है और इसका इल्जाम एक कश्मीरी पर लगाया जा रहा है। उनका मानना था कि आतंकी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में मैसेज जाए कि कश्मीरी भारत से परेशान हैं। यानी अब NIA को यह भी पता लगाना था कि इको कार क्या वाकई आदिल अहमद डार ही चला रहा था या फिर कोई और। लेकिन NIA को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में राकेश बलवाल ने एक रोज दिल्ली में NIA के मुख्यालय फोन किया और कहा कि हमले के आसपास की जगह पर छानबीन का दायरा बढ़ाना होगा। ये काफी जोखिम भरा काम था क्योंकि हाजीबल सहित हमले के आसपास के सभी इलाके आतंकवाद का अड्डा माने जाते थे। अक्सर हमलों के बाद आतंकी यहाँ छिप जाते थे और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान कुछ स्थानीय लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते थे, पुलिस पर पथराव करने लगते थे। ऐसे में इन इलाकों में जांच करना आसान नहीं था। लेकिन पुलवामा हमले में जांच आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए राकेश बलवाल आसपास के एरिया में भी सर्च शुरू करना चाहते थे। 20 फरवरी को दिल्ली से इसकी इजाजत मिल गई। 400 जवानों को लेकर राकेश ने घटना वाली जगह पर सर्च शुरू किया। वो हमले वाली जगह से 250 मीटर आगे ही बढ़े थे कि उन्हें जमीन पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। बर्फीले कीचड़ में वो जम गई थी। उन्होंने हाथ से उसे खींचा। ये एक चाबी थी, हमले वाली कार की चाबी। कुछ देर बाद अधिकारियों को आसपास कुछ हड्डियां भी मिली। फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला उनमें से कुछ हड्डियां आदिल अहमद डार की थी। अब ये साफ हो गया था कि कार एक कश्मीरी आदिल अहमद डार ही चला रहा था और उसने ही ये अटैक किया था। लेकिन इसके बाद भी हमले के मास्टरमाइंड के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 17 जून 2019 को हमले में इस्तेमाल हुई कार को खरीदने वाले सज्जाद भट्ट के बारे में पता चला। वो एक आतंकी के साथ अनंतनाग के घर में छिपा, सरेंडर नहीं किया, मारा गया। सज्जाद के मरने के बाद पुलवामा की जांच फिर रुक गई थी। ऐसी कोई भी कड़ी नहीं बन पा रही थी जो हमले का सिरा पाकिस्तान से जोड़ दे। लेकिन राकेश बलवाल हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलवामा हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच कश्मीर में कई मुठभेड़ हुई थी जिनमें काफी आतंकी मारे गए थे। पुलवामा अटैक को लेकर 6 महीने तक जब कोई सुराग नहीं मिला तो राकेश बलवाल ने इन मुठभेड़ों के बारे में पता करना शुरू किया। उनका मानना था कि हो सकता है कि मुठभेड़ में मारे गए या पकड़े गए आतंकियों से कोई सुराग मिल जाए। यानी अब NIA अंधेरे में तीर मार रही थी। अक्टूबर 2019 के शुरुआती दिनों की बात है।
राकेश बलवाल कश्मीर के नौगाम पहुंचे। उन्हें पता चला था कि 29 मार्च 2019 को नौगाम में एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। उन्होंने दोनों आतंकियों की फोटो देखी, एक का नाम कामरान और दूसरे का नाम इदरीश भाई था। फोटो देखकर बलवाल को लगा कि इदरीश भाई कोई छोटा आतंकी नहीं था। स्थानीय पुलिस ने उन्हें आतंकियों से मिले फोन भी दिखाए। इसमें एक मोबाइल इदरीश का था, खराब हो चुका था, इसलिए स्विच ऑन नहीं हुआ। बलवाल को यकीन था कि फोन से पुलवामा हमले के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। राहुल पंडिता लिखते हैं कि राकेश बलवाल ने फोन को जांच के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इंडिया के पास भेजा। करीब 1 हफ्ते बाद बलवाल का फोन बजा। ये कॉल CERT से था। कॉल उठा तो दूसरी तरफ से व्यक्ति बोला, सर हमारे हाथ जैकपॉट लगा है। फोन में कई फोटोज और वीडियोस भी थे। घर में खड़ी उस नीली इको कार का फोटो भी दिखाई दिया जिससे हमला किया गया था। जिस घर में कार पार्क हुई थी वो घर था शाकिर बशीर का, वही शाकिर बशीर जिसे हमले से पहले आदिल डार ने अपनी घड़ी दी थी। मोबाइल में एक फोटो और मिली जिसमें 3 लोग थे, शाकिर बशीर, नौगाम मुठभेड़ में मारा जा चुका इदरीश भाई और पुलवामा का हमलावर आदिल अहमद डार। इन तीनों को पहचान लिया गया। अब जांच की कड़ियां फिर से जुड़ने लगीं। शाकिर बशीर को अरेस्ट किया गया, पूछताछ हुई। शाकिर मुंह खोलने को राजी नहीं था। वो हर समय कुरान के कुछ अंश पढ़ता रहता और कहता इदरीश भाई और आदिल ने ये काम इस्लाम के लिए किया है। उसके मन में इदरीश और आदिल के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। इदरीश के मोबाइल में राकेश बलवाल को कुछ ऐसी भी तस्वीरें और वीडियोस मिले जिससे उसके कुछ महिलाओं के साथ संबंधों का पता लगता था। इनमें से एक महिला थी इंशा जान, जो पुलवामा की रहने वाली थी। इंशा जान के साथ इदरीश की नजदीकियां थीं। इंशा जान और इदरीश के फोटो जब राकेश बलवाल ने शाकिर बशीर को दिखाए तो वो दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके शादीशुदा इदरीश भाई के किसी अन्य महिला के साथ भी संबंध हो सकते हैं। बस यहीं से शाकिर टूट गया। अगले दिन राकेश बलवाल से वो बोला, आपको कुछ बताना है। इसके बाद उसने जो खुलासे किए NIA के अधिकारी भी वो सुनकर दंग रह गए। शाकिर बोला, इदरीश भाई असल में उमर फारूक था और वो जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का सगा भतीजा था। वो 1999 में भारतीय विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों में से एक का बेटा था। उमर की कई साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद मसूद ने उसे कश्मीर भेजा था। शाकिर आगे बोला, पुलवामा अटैक की पूरी योजना उमर फारूक ने ही बनाई थी। वो बम बनाने का भी एक्सपर्ट था। उमर ने ही आदिल अहमद डार को जिहाद के नाम पर भड़काया था और हमले के लिए तैयार किया था। चलते चलते इस पूरे मामले के एक और अहम पहलू के बारे में भी जान लीजिए। NIA से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के भाई रौफ असगर ने अपने भतीजे उमर फारूक से कहा था कि वो अपना फोन तोड़कर किसी झील में फेंक दे, लेकिन उमर ने इंशा जान और अन्य लड़कियों की फोटो और वीडियो के लालच में अपना फोन नहीं तोड़ा। उसने दूसरा फोन तोड़ा और उसकी फोटो असगर के पास भेज दी। यानी अगर अपने चाचा रौफ असगर के कहने पर उमर ने फोन तोड़ दिया होता तो ये फोन NIA के राकेश बलवाल के हाथ नहीं आता और शायद फिर ये प्रूफ नहीं मिल पाता कि पुलवामा अटैक से मसूद अजहर का सीधा कनेक्शन है, वो कनेक्शन जिसे पाकिस्तान की सरकार लगातार झुठला रही थी। आज की तारीख में इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी अभय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।